नमस्कार। आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के क्रैश कोर्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स करेंगे। मैं इन द वेरी आउटसेट इन द बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अभी जो लेक्चर्स हम लोग कर रहे हैं ये मुख्य रूप से जो नीट की परीक्षा 26 जुलाई को होने वाली है उसको ध्यान में रख करके कर रहे हैं। और जब हम लोग फाउंडेशन कोर्स लेकर के आएंगे फॉर क्लास 11 एंड 12 जो कि बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होगा, उसमें मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट और आईआईटी जेईई मेन और एडवांस की जो ज़रूरतें हैं वो ऑल इंक्लूसिव होगा, तो वो थोड़ा ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर होगा। ऐसा नहीं है कि इस क्रैश कोर्स के अंदर में मैं कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ को कवर नहीं कर रहा हूँ। कवर वो सारी चीज़ें की जा रही हैं जो आपके सिलेबस के अंदर में हैं। हाँ, कुछ जगहों पर अननेसेसरी अगर किसी फार्मूले का प्रूफ देना है या कोई फार्मूला डेराइव करना है, कोई डेरिवेशन करना है, तो कहीं कहीं पर उसको इग्नोर करके उसका समय बचाया जा रहा है सो दैट कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी आ जाए और न्यूमेरिकल सॉल्विंग एबिलिटी आपकी काफ़ी इन्हेंस हो जाए। आपके कंप्रिहेंसिव एबिलिटी को बढ़ाने में कोई कोर कसर हम लोग नहीं छोड़ने वाले हैं। उसके लिए किसी भी चैप्टर के डिस्कशन में जितनी गहराई तक जाने की ज़रूरत पड़ रही है हम लोग जा रहे हैं। और मुख्य रूप से अभी हमारा टारगेट है 26 जुलाई को होने वाली नीट की परीक्षा, और हम चाहते हैं कि इतने कम समय में लगभग पूरे कोर्स को कवर करके और आप अपने नीट की परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर फिज़िक्स में कर पाएँ। उस प्रायोरिटी के साथ हम लोग अपने कोर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब यही सारे टॉपिक्स हम लोग फाउंडेशन कोर्स के लिए लेकर के आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा डिटेल में ज़रूर होगा। वहाँ पर डेरिवेशंस भी करेंगे, फार्मूलों को भी डेराइव करेंगे और वो सारी बातें करेंगे, और बिल्कुल बेसिक से शुरू करके और एडवांस रिक्वायरमेंट जो आपकी होती है 11-12 में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, और उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी एक्सेल करने के लिए आपकी जो ज़रूरतें होती हैं उन ज़रूरतों को दिमाग में रखते हुए हम लोग आगे की कोर्स को डिज़ाइन करेंगे। जब फाउंडेशन कोर्स जून एंड जुलाई फर्स्ट वीक में लेकर के आएंगे तब। आज हम लोग हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में पहला चैप्टर कवर किए हैं हम लोग, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। आज सेकंड चैप्टर हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आपको पता है कि लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी, ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि इनके कॉन्सेप्ट्स को जो आप फिजिक्स में सीखेंगे तो वो बहुत हद तक आपको केमिस्ट्री में भी मदद करेगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में भी आपको पढ़नी है। रादर अगर आप फिजिक्स का सिलेबस देखेंगे तो फिजिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। केमिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटेड है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। उसमें आप गिब्स फ्री एनर्जी की भी बात करते हैं, आप एंट्रोपी की बात करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं। थोड़ा सा एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन मैं यहाँ भी दूंगा, बट बेसिक फोकस हम लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर ही होगा और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पर होगा। और जिस तरह के सवाल, जिस तरह के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नीट की परीक्षा में पूछे जाते हैं, हम चाहेंगे कि वैसे सवालों को बनाने की आपकी जो काबिलियत है, वैसे सवालों के बनाने की आपकी जो क्षमता है, उसको थोड़ा रीइंफोर्स किया जाए, उसको और मजबूत बनाया जाए। सो लेट अस स्टार्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जो
सबसे पहला कॉन्सेप्ट लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में जाने के पहले 2-3 टर्म्स हम लोग डिफाइन करेंगे जो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बातों को समझने के लिए एक तरह से प्रिलिमिनरी होगा, जिसमें हम लोग डिस्कशन करना चाहेंगे कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वर्क डन बाय ए गैस कैसे डिफाइंड होगा, कैसे निकालेंगे, उसके बाद पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, और तब इन डिस्कशंस के बाद हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिस्कस करना शुरू करेंगे। तो लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस और अ गैसियस सिस्टम। ज्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड शायद गैसियस सिस्टम ही होगा। तो देखिए, अगर किसी कंटेनर में आप कोई गैस लेते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास कई फॉर्म्स में एनर्जी हो सकती है। गैस के मॉलिक्यूल्स ट्रांसलेशन कर रहे हो सकते हैं और उनके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रह सकता है। अगर हम लोग डाइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करें, मॉलिक्यूल के इंटरनल स्ट्रक्चर को ध्यान में रखें, तो जैसे मान लीजिए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो बॉन्ड लेंथ के बराबर सेपरेशन से दोनों एटम सेपरेटेड होंगे और उनका 2 एटम के सिस्टम का जो एक मॉलिक्यूल बना 2 एटम्स को मिलाकर के उस सिस्टम का एक सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा। तो अपने सेंटर ऑफ मास से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा हो सकता है। एटम्स के बीच का फासला कभी घट सकता है, कभी बढ़ सकता है। एटम ऑसिलेट, वाइब्रेट कर रहा हो सकता है। 2 एटम्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे हो सकते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल्स के पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रह सकती है, रोटेशनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रह सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रह सकती है, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी रह सकती है। तो किसी गैस के मॉलिक्यूल्स के पास जितने तरह की एनर्जी है उन सारे के सारे एनर्जीज का सम ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट गैसियस सिस्टम। मतलब इंटरनल एनर्जी कहने का मतलब कि गैस के मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज का सम, गैस के मॉलिक्यूल्स के रोटेशनल एनर्जी का सम, वाइब्रेशनल एनर्जी का सम, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, जितने तरह की एनर्जी मॉलिक्यूल्स के पास है उन सारे के सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज का सम उस पूरे गैसियस सिस्टम का टोटल इंटरनल एनर्जी कहा जाएगा। लेकिन अगर गैस आइडियल है, जहां भी इंटरनल एनर्जी वर्ड यूज हो, इंटरनल एनर्जी टर्म यूज हो, तो हमें दिमाग में 2 बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि गैस आइडियल है या रियल है। उसको हम आइडियल गैस ट्रीट करके सारी बातें कर रहे हैं। सवाल में क्या ये स्टेटेड है कि द गैस इज आइडियल और इट इज रियल? नॉर्मली जब कुछ नहीं कहा रहता है तो हम ये एज्यूम करके सारी बातें करते हैं कि द गैस इज आइडियल। अगर रियल गैस मानना है तो वो सवाल में स्टेटेड रहेगा कि द गैस इज अ रियल गैस, इट इज नॉट एन आइडियल गैस।
तो इंटरनल एनर्जी के केस में हमें कैटेगोरिकली ये बात करनी पड़ेगी कि हम आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं कि रियल गैस के इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं। अगर आइडियल गैस है तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने बताया है पिछले चैप्टर में भी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के डिस्कशन के दरमियान भी मैंने बताया था कि वैसे गैस जिनके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जंक्शंस को ओबे करते हैं वो आइडियल गैस कहलाता है। मतलब मॉलिक्यूल्स आर सपोज टू बी दी पॉइंट मासेस। अगर गैस आइडियल होगा तो उसके मॉलिक्यूल्स पॉइंट मासेस माने जाएंगे, उनके मॉलिक्यूल्स का अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होगा। तो अगर मॉलिक्यूल्स पॉइंट मासेस होंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी, उसी मॉलिक्यूल से गुजरने वाले एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो हो जाएगा आई, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो मॉलिक्यूल के पास कोई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। और अगर पॉइंट मास की तरह ट्रीट करवाया जा रहा है गैस के मॉलिक्यूल्स को तो उसके पास कोई वाइब्रेशनल एनर्जी भी नहीं होगी, क्योंकि वाइब्रेशन का मतलब कब होगा? अगर डाइएटॉमिक है कम से कम, या पॉलीएटॉमिक है, ट्राइएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है, डाइएटॉमिक है। सपोज कीजिए डाइएटॉमिक है तो दोनों एटम के बीच का फासला कभी घटे कभी बढ़े, लेकिन सेंटर ऑफ मास जहां का तहां रहे, तो ये वाइब्रेशन कहलाएगा। अगर पॉइंट मास है, वो ऐसा ऐसा मोशन भी अगर कर रहा है तो उसके साथ तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है ना। सो दिस इज ए काइंड ऑफ ट्रांसलेशन। वो ऑसिलेटरी हमें दिख सकता है किसी पर्टिकुलर कंडीशन में, अगर वो इस तरह का मोशन कर रहा है तो द मोशन अपरेंटली मे बी ए वाइब्रेशनल मोशन, बट इट इज एक्चुअली ए ट्रांसलेशन नॉट वाइब्रेशन। और आइडियल गैस अगर है तो उसमें हम लोग ये मान लेते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट नहीं करते हैं। आइडियल गैस नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का सिस्टम होता है। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे ही नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड ओनली फॉर ए सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। तो अगर गैस आइडियल है तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल एनर्जी होगा नहीं, वाइब्रेशनल एनर्जी होगा नहीं, पोटेंशियल एनर्जी होगा नहीं। तो आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के पास बस एक ही तरह की एनर्जी ही होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो उस आइडियल गैस के इंटरनल एनर्जी का मतलब होगा उसके मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जीज का सम, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम। और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग पढ़ा है, अगर गैस आइडियल है तो आइडियल गैस के लिए तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के रिजल्ट्स होल्ड करेंगे ही करेंगे। और हम लोग बताए हैं आपको पिछले चैप्टर में कि आइडियल गैस के एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी आर एम एस स्क्वेयर ये होता है, जहां m है एक मॉलिक्यूल का मास 3/2 kT। और अगर n मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम, और गैस आइडियल है तो उसके मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल ही काइनेटिक एनर्जी होगा ही, दूसरा कोई एनर्जी होगा ही नहीं। तो उनके ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का सम, तो एक मॉलिक्यूल का ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इतना है, और अगर टोटल n मॉलिक्यूल्स हैं तो टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा इतना टाइम्स n, और वही हो जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। तो टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस को क्या लिख सकते हैं? 3/2 kT इंटू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो 3/2 NKT ऐसा लिख सकते हैं, या इसको और दूसरे तरह से लिख सकते हैं। अगर हम कहें कि गैस का म्यू मोल लिया गया है, कंटेनर में गैस का म्यू मोल लिया गया है,
तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं और म्यू मोल लिया गया है तो इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो n को हम लोग म्यू टाइम्स Na लिख सकते हैं। सो व्हाट इट विल बी 3/2 म्यू टाइम्स Na Kt, K is Boltzmann constant and Na times K is R molar gas constant, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3/2 म्यू RT। ऐसा हो जाएगा टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, आइडियल गैस। और आप देख सकते हैं अगर आपने म्यू मोल गैस लिया हुआ है किसी कंटेनर में किसी आइडियल गैस का, तो R तो मोलर गैस कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हैं, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है सिर्फ और सिर्फ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर, उसके अलावा किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी होगा वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। अगर गैस का एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स गैस का टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे इंटरनल एनर्जी घटेगा, टेम्परेचर दुगना कर देंगे इंटरनल एनर्जी दुगना हो जाएगा, टेम्परेचर 1/4 कर देंगे इंटरनल एनर्जी 1/4 हो जाएगा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होने देंगे इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करेगा अगर गैस आइडियल है तो। आइडियल गैस का इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का डायरेक्ट फंक्शन होता है, वो सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बदलेगा इंटरनल एनर्जी बदलेगी, टेम्परेचर नहीं बदलेगा इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगी, बशर्ते कि गैस आइडियल हो। तो आइडियल गैस के केस में गैस का इंटरनल एनर्जी डायरेक्ट फंक्शन होगा गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर का, वो सिर्फ और सिर्फ गैस के टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई प्रोसेस परफॉर्म करवा रहे हैं उस गैस पर और गैस के टेम्परेचर को आप चेंज नहीं होने दे रहे हैं पूरे प्रोसेस के दरमियान, द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, लेकिन उसके प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करवा रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी उसका नहीं बदलने वाला है। इंटरनल एनर्जी तभी बदलेगा जब गैस का टेम्परेचर बदलेगा। प्रेशर जितना भी बदले, वॉल्यूम जितना भी बदले, अगर टेम्परेचर नहीं बदल रहा है गैस का तो इंटरनल एनर्जी नहीं बदलेगा अगर गैस आइडियल है तो। आइडियल गैस के केस में इंटरनल एनर्जी इज अ डायरेक्ट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। हां, अगर गैस रियल है आइडियल नहीं है तो हम गैस के मॉलिक्यूल्स के फाइनाइट शेप एंड साइज को भी कंसीडर करेंगे, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी कंसीडर करेंगे, गैस के मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस नहीं मानेंगे, ये भी मानेंगे कि गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर रहे होंगे, उनके पास इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो अगर गैस रियल है आइडियल नहीं है तो वैसे केस में गैस का इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, वो टेम्परेचर के अलावा प्रेशर और वॉल्यूम पर भी डिपेंड कर सकता है। और रियल गैस के केस में पॉसिबल है कि टेम्परेचर बदल जाए इंटरनल एनर्जी न बदले, या इंटरनल एनर्जी बदल जाए टेम्परेचर न बदले, ये पॉसिबल है रियल गैस के केस में। लेकिन आइडियल गैस के केस में ये कभी संभव नहीं है कि टेम्परेचर बदल जाए इंटरनल एनर्जी न बदले, या इंटरनल एनर्जी बदल जाए टेम्परेचर न बदले। टेम्परेचर के बदलने का मतलब इंटरनल एनर्जी का बदलना, और इंटरनल एनर्जी के बदलने का मतलब टेम्परेचर का बदलना। रियल गैस अगर होगा तब यह संभव है, बिकॉज रियल गैस के केस में उसके मॉलिक्यूल्स के पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ही नहीं होगी, उसके मॉलिक्यूल्स के पास रोटेशनल एनर्जी भी होगी, वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो रियल गैस का टोटल इंटरनल एनर्जी का मतलब होगा उसके मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी, सब का सम। तो ये इंटरनल एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है जो
आगे की बातों को करने में हमें ध्यान में रखना है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ ए गैस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वो वर्क डन बाय ए गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ता है, अगर गैस एक्सपेंड करता है तो गैस के द्वारा कितना वर्क किया जाएगा। अगर किसी सिलेंड्रिकल कंटेनर में आप गैस लिए हुए हैं तो कंटेनर के पिस्टन को दबा करके और गैस एक्सपेंड कर रहा है, तो गैस वैसी परिस्थिति में अगर गैस का वॉल्यूम V1 से बदल के V2 होता है तो गैस के द्वारा वर्क डन का एक्सप्रेशन क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे। वर्क डन बाय ए गैस, वर्क डन बाय अ गैस ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन, ड्यूरिंग इट्स एक्सपेंशन। मान लीजिए एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है और इसमें गैस, आइडियल गैस है। अभी के बाद से हम लोग जो भी बात करेंगे आइडियल गैस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, और अगर रियल गैस का सिचुएशन होगा तो वो पहले स्टेट किया जाएगा। हर बार आइडियल गैस शायद मैं ना बोलूं, लेकिन अगर कुछ नहीं बोला जा रहा है तो समझना है कि द गैस इज आइडियल। इन जनरल गैस कहने का मतलब हम लोग मीन करेंगे आइडियल गैस, और अभी के बाद से जो भी बातें करेंगे आइडियल गैस के कॉन्टेक्स्ट में ही करेंगे। तो मान लीजिए कि कोई एक सिलिंड्रिकल कंटेनर है, उसमें गैस भरा हुआ है, तो इस गैस का अपना कोई एक प्रेशर होगा और कोई वॉल्यूम होगा। कंटेनर का जितना वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम वो गैस ऑक्यूपाई किया हुआ है कंटेनर के अंदर। तो मान लीजिए कि इसका वॉल्यूम कुछ है V और प्रेशर है P। अभी इसका प्रेशर है P, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बार बार जाकर के इस पिस्टन से टकरा रहे होंगे। दिस पिस्टन इज मूवेबल, ये पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बार बार जाकर के पिस्टन से कोलाइड करेंगे और वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक करेंगे, और ऐसा करने में वो मोमेंटम ट्रांसफर करेंगे, पिस्टन पर फोर्स लगाएंगे, मतलब पिस्टन पर एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। और अगर गैस का प्रेशर P है तो पिस्टन के ऊपर भी गैस P प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा। और अगर पिस्टन का एरिया A है, क्रॉस सेक्शन का एरिया सिलेंडर का A है, तो पिस्टन के भी क्रॉस सेक्शन का एरिया A होगा। तो गैस के द्वारा पिस्टन पर फोर्स कितना लगाया जाएगा, P टाइम्स A, इतना फोर्स लगाया जाएगा। और इस फोर्स के लगते हुए अगर गैस स्लोली एक्सपेंड करता है, पिस्टन स्लोली आगे बढ़ता है dx अमाउंट से। यहां थोड़ा मैं बड़ा दिखा रहा हूं dx फिगर की क्लैरिटी के लिए, बट dx इज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, dx इज इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ये पिस्टन जो है वो dx से डिस्प्लेस हुआ है इस फोर्स के लगते हुए, वेयर dx इज वेरी 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 स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। इसके तरह का इतना, जितना इस थिकनेस है इस पेपर का लगभग उतना से पिस्टन आगे बढ़ा। इतनी छोटे डिस्प्लेसमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं, सो दैट कि हम मान सकें कि उतने छोटे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, गैस का प्रेशर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो देखिए, तो गैस जो है वो फोर्स लगा रहा है इस पिस्टन पर PA, और उस फोर्स के लगते हुए ये पिस्टन dx से डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो और इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट इज इनफाइनाइटेसिमल, बहुत छोटा डिस्प्लेसमेंट है,
बहुत छोटा इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट है। तो इस पूरे डिस्प्लेसमेंट के दरमियान इस फोर्स को हम लोग ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान सकते हैं। पिस्टन के हर पोजीशन के लिए इस फोर्स का वैल्यू सेम मान सकते हैं, P टाइम्स A। तो इस इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान गैस के द्वारा पिस्टन पर कितना वर्क किया जाएगा? तो वर्क कैसे डिफाइंड है? कांस्टेंट फोर्स मान रहे हैं यहां से यहां के बीच के लिए। ये फोर्स थ्रू आउट कांस्टेंट नहीं होगा। इन जनरल दिस फोर्स विल बी ए वेरिएबल फोर्स, बिकॉज जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो प्रेशर में चेंज, और अगर प्रेशर बदलेगा तो फोर्स बदल सकता है। इस इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान फोर्स हर जगह सेम होगा। तो F डॉट dx, और जिधर F है उधर ही dx है, तो अगर आप F डॉट dx करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू दोनों के बीच के एंगल का cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री इज 1। तो यहां से यहां पिस्टन के डिस्प्लेस होने के दरमियान पिस्टन पर गैस के द्वारा किया गया इनफाइनाइटेसिमल वर्क हो जाएगा F dx, एंड F dx मीन्स व्हाट? PA dx। और आप जरा गौर करेंगे, व्हाट इज दिस A dx? A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ पिस्टन एंड dx इज इट्स इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। तो ये पाई आर स्क्वायर H के तरह का है, पाई आर स्क्वायर H के तरह का है। मतलब पिस्टन के यहां से यहां जाने के दरमियान गैस के वॉल्यूम में कितना इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट हुआ, उस चीज को A dx बता रहा है। तो A dx को हम लोग dV लिख सकते हैं, वेयर dV इज व्हाट? इनफाइनाइटेसिमल इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस, इन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये हो जाएगा P टाइम्स dV। और इसी तरह का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करते करते पिस्टन मान लीजिए यहां से यहां गया, सो दैट कि गैस का वॉल्यूम V1 से बदल करके V2 हो गया। तो गैस के वॉल्यूम में V1 से V2 तक का परिवर्तन होने के दरमियान गैस के द्वारा पिस्टन पर कितना वर्क किया जाएगा टोटल? तो हर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जितना जितना वर्क हुआ होगा उसका सम, और पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो सम लेने के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। तो एक इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट के दरमियान वर्क का जो एक्सप्रेशन आया उसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स के बीच, तो गैस के वॉल्यूम में V1 से V2 तक का इंक्रीमेंट होने के दरमियान गैस के द्वारा पिस्टन पर कितना वर्क किया जाएगा उसका एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? टोटल वर्क डन बाय द गैस विल बी इंटीग्रल P dV, और इंटीग्रेशन में हम लोग लिमिट किसका लेते हैं? वेरिएबल का, और वेरिएबल क्या है यहां पर? वॉल्यूम। तो लिमिट किसका लेंगे? वॉल्यूम का। और वॉल्यूम कितना से बदल करके कितना हो जाता है? V1 से बदल करके V2 हो जाता है। सो वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम V1 टू V2। ये वर्क डन का एक्सप्रेशन है। और मैं आपको बता दूं कि गैस के ऊपर परफॉर्म किया गया प्रोसेस चाहे जैसा भी हो, चाहे गैस का वॉल्यूम V1 से बढ़कर के V2 हुआ हो आइसोबैरिकली या आइसोथर्मली या एडियाबेटिकली या किसी और तरह से, प्रोसेस जैसा भी हो, किसी भी प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया वर्क निकालने के लिए हम लोग इसी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। अब आपके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न उठेगा, और पहले मैं ये सवाल आप ही से करना चाहता हूं। पहले आप सोचो कि भाई डिफरेंट प्रोसेसेस में गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन हमें डिफरेंट मिलता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के दरमियान
गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन कुछ और होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन कुछ और होता है। अदर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेसेस के दरमियान गैस के द्वारा किए गए वर्क का एक्सप्रेशन कुछ और होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस के दरमियान कुछ और होता है। तो जब हर प्रोसेस के दरमियान वर्क सेम इसी पीडीवी इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने से आता है फ्रॉम V1 टू V2, तो फिर अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क का एक्सप्रेशन अलग अलग क्यों आता है? इसको जरा आप सोचिए इसको। तब तक मैं इधर जगह बनाता हूं। प्रोसेस जैसा भी हो, मैं कह रहा हूं कि इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, नो मैटर वेदर द प्रोसेस इज आइसोबैरिक और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक और एनी अदर काइंड ऑफ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, independent of the nature of process, no matter what kind of process is being performed on the gaseous system, किसी भी प्रोसेस में अगर हमें गैस के द्वारा किया गया वर्क निकालना होगा, हम सेम इसी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करेंगे। वर्क निकालने का इंटीग्रल यूनिवर्सली यही यूज होगा किसी भी प्रोसेस में, इंटीग्रल पीडीवी फ्रॉम V1 टू V2। बट ड्यूरिंग डिफरेंट प्रोसेसेस वर्क का एक्सप्रेशन डिफरेंट क्यों आता है? तो बड़ा सिंपल सी बात है। देखिए, डिफरेंट प्रोसेसेस में प्रेशर, इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने के लिए पहले प्रेशर को एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और अलग अलग प्रोसेसेस में प्रेशर वॉल्यूम का अलग अलग तरह का फंक्शन होगा। जैसे अगर आइसोबैरिक प्रोसेस है तो प्रेशर कांस्टेंट होगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा तो इंटीग्रल साइन के बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल ऑपरेटर के बाहर निकल जाएगा। तो P निकल गया बाहर, इंटीग्रल dV फ्रॉम V1 टू V2, V2 माइनस V1 आ जाएगा और वर्क डन का एक्सप्रेशन हो जाएगा P टाइम्स V2 माइनस V1। लेकिन अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है तो PV इज इक्वल टू म्यू RT, वेयर म्यू इज नंबर ऑफ मोल्स, तो P विल बी म्यू RT बाई V। अब देखिए, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, ये दोनों तो कांस्टेंट है ही, लेकिन V तो चेंज कर रहा है, तो प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, तो ये इंटीग्रल साइन के बाहर नहीं निकलेगा, अंदर रहेगा, और P के जगह पर इतना चीज रख देंगे तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब आइसोबारिक है तो प्रेशर वॉल्यूम पर डिपेंड करेगा ही नहीं, वॉल्यूम जितना भी हो प्रेशर उतना ही रहेगा। और अगर आइसोथर्मल है तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर कोई और प्रोसेस है तो उसमें प्रेशर और अलग तरह का फंक्शन आएगा। तो चूंकि अलग अलग प्रोसेसेस में प्रेशर वॉल्यूम का अलग अलग तरह का फंक्शन होता है, इसीलिए सेम इंटीग्रल को इवैल्यूएट करके वर्क निकालने के बावजूद अलग अलग प्रोसेसेस में वर्क डन का एक्सप्रेशन अलग अलग आता है। दूसरी बात जरा आप देखेंगे इस इंटीग्रल का फिजिकल मीनिंग क्या है। अगर हम लोग एक एक्सिस पर गैस का प्रेशर प्लॉट करें और एक एक्सिस पर गैस का वॉल्यूम प्लॉट करते हैं उस पार्टिकुलर प्रोसेस के दरमियान, और सपोज कीजिए द वेरिएशन इज लाइक दिस, प्रेशर भी वेरी कर रहा है, वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है। जब वॉल्यूम इतना था तो प्रेशर इतना था, वॉल्यूम इतना था तो प्रेशर इतना था। प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन का ग्राफ हमने खींच दिया। अब हम इस वाले ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस के अंदर का टोटल एरिया अगर निकालना चाहते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल एरिया निकालने हम लोगों को आता है। मान लीजिए ये V1 है, ये V2 है, तो हम लोग एक एलिमेंटल स्ट्रिप कंसीडर कर लेते हैं dV थिकनेस का। dV थिकनेस का कहां से कहां के बीच? ये वैल्यू है V और ये थिकनेस है dV, तो ये वैल्यू हो जाएगा V प्लस dV। दिस वैल्यू इज V
and this value is v plus dv, तो dv is very very small, तो at v is equal to v, p is equal to p, तो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल जैसा माना जा सकता है जिसका लेंथ p होगा और ब्रेथ dv होगा। तो इस एक रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p टाइम्स dv, p टाइम्स dv, एक रेक्टेंगल का एरिया। और ऐसे ही बहुत सारे रेक्टेंगल्स को मिला करके पूरा का पूरा एरिया बना हुआ होगा, और ऐसे ऐसे रेक्टेंगल्स v1 से v2 के बीच कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। तो उन सारे के सारे रेक्टेंगल्स के एरिया का सम लेने के लिए एक रेक्टेंगल का एरिया जितना आया उसको इंटीग्रेट कर देंगे v1 से v2 तक, तो ये वाले कर्व पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के अंदर का टोटल एरिया निकल जाएगा। तो टोटल एरिया हो जाएगा इंटीग्रल पी डी वी फ्रॉम v1 टू v2। और आप देखिए तो सेम यही चीज ये है कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक गलती कर बैठते हैं, स्टूडेंट्स रट लेते हैं पीवी कर्व के अंदर का एरिया वर्क डन बाई गैस देता है। ये गलत तरीका है रटने का। पीवी कर्व के अंदर का एरिया वर्क डन बाई गैस देता है, लेकिन बहुत बार क्या करेंगे एग्जामिनेशन में कि इस वाले एक्सिस पर प्रेशर की बजाय वॉल्यूम प्लॉट कर देंगे और इस वाले एक्सिस पर प्रेशर प्लॉट कर देंगे और कह देंगे पीवी कर्व ऐसा है। आप क्या रटे हुए हैं, पीवी कर्व के अंदर का एरिया वर्क देता है, तो आप तो ये वाला एरिया निकाल देंगे पीवी कर्व के अंदर का एरिया। और ये एरिया अगर आप देखिए एक स्ट्रिप ले लीजिए तो ये VDP होगा, PDV नहीं होगा। तो ये एरिया इंटीग्रल VDP हो जाएगा। इंटीग्रल VDP इज नॉट दी वर्क डन, तो ये एरिया आपको वर्क नहीं देने जा रहा है। आपको वर्क मिलेगा पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के बीच के टोटल एरिया से, ये वाला एरिया आपको वर्क देगा। तो हमें कैसे रटना चाहिए इसको, सीधे सीधे ऐसे नहीं रटना चाहिए कि पीवी कर्व के अंदर का एरिया वर्क देगा। हमें रटना चाहिए टोटल एरिया इनसाइड पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट v1 एंड v2 के अंदर का जो टोटल एरिया होगा वो वर्क डन देगा, कोई भी एरिया वर्क नहीं देगा। तो हम यहां पर क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि टोटल एरिया इनसाइड पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट v1 and v2 gives work done by the gas, work done by the gas। एक बारीकी का और ध्यान रखना है ऐसे सवालों को बनाने में। अगर मान लीजिए हम लोगों ने ये भी रट लिया पीवी कर्व और वॉल्यूम एक्सिस के अंदर का टोटल एरिया वर्क देगा, ऑल राइट। लेकिन अगर हमारा प्रोसेस साइक्लिक है, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं एक ऐसा प्रोसेस सिस्टम पर परफॉर्म करवाना कि सिस्टम एक स्टेट से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में जाते जाते फाइनली फिर उसी स्टेट में चला जाए जहां से शुरू किया था। फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट्स आर सेम। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक है, और साइक्लिक प्रोसेस कैसा भी हो सकता है, ट्रेपेजियम टाइप का है, इस स्टेट से इस स्टेट में गया, इससे इसमें गया, इसमें गया, इसमें आया, ऐसा है, तब तो कोई इशू नहीं है, तब तो फिर ठीक है। अब पीवी कर्व वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स एट v1 एंड v2 का मामला यहां भी आपका फेल करने वाला है। व्हाट इज v1, व्हाट इज v2? फाइनली तो सिस्टम उसी स्टेट में वापस आ गया जिस स्टेट से शुरू किया था। तो आप इसको अलग अलग निकालिए। इस वाले प्रोसेस के दरमियान वर्क डन क्या होगा, तो इस वाले प्रोसेस में तो वॉल्यूम ही कांस्टेंट है, तो dv ही 0 है, तो वर्क डन विल बी 0। जब वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा तो वर्क होने का सवाल नहीं है।
तो यहां से यहां के बीच वर्क डन 0, यहां से यहां के बीच तो V1 ये हो जाएगा और V2 ये हो जाएगा। तो ये PV कर्व, वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट सेट V1 एंड V2, तो ये टोटल एरिया वर्क दे देगा। और वॉल्यूम बढ़ रहा है तो dV इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव। अगेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वर्क डन इज 0। यहां से यहां के बीच इसके नीचे का एरिया वर्क डन देगा, लेकिन dV निगेटिव है तो वर्क डन निगेटिव होगा। तो यहां से यहां के बीच वर्क डन निगेटिव, तो टोटल एरिया पॉजिटिव साइन के साथ लीजिए और ये नीचे वाला एरिया निगेटिव साइन के साथ लीजिए। तो इस टोटल एरिया में से इतना एरिया माइनस होगा तो क्या बचेगा? इस क्लोज्ड कर्व के अंदर का एरिया। तो अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो सारे के सारे साइक्लिक प्रोसेसेस किसी क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट होंगे और उस क्लोज्ड कर्व के अंदर का इनक्लोज्ड एरिया वो वर्क डन ड्यूरिंग साइक्लिक प्रोसेस देगा। लेकिन अगर साइक्लिक प्रोसेस सर्कुलर हो जाए तो और मजेदार बात हो जाती है। मान लीजिए किसी साइक्लिक प्रोसेस का पीवी कर्व एक सर्कल है, एक स्टेट से दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में जाते जाते सिस्टम फिर उसी स्टेट में वापस आ गया जिस स्टेट से शुरू किया था। इसमें कैसे निकालेंगे? तो इसका तरीका यह है कि आप इसको दो भाग में बांट दीजिए। ए से बी के दरमियान, स्टेट ए से स्टेट बी के दरमियान किया गया वर्क कैसे निकालेंगे? तो पीवी कर्व, वॉल्यूम एक्सिस एंड ऑर्डिनेट सेट V1 एंड V2 के अंदर का टोटल एरिया। तो इसके नीचे का टोटल एरिया, ये टोटल एरिया विथ पॉजिटिव साइन बिकॉज वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, dV इज पॉजिटिव। और तब फिर यहां से यहां के दरमियान, तो इसके दरमियान इसके नीचे का टोटल एरिया, ये वाला एरिया, बट दिस एरिया विल बी निगेटिव, दिस वर्क डन विल बी निगेटिव बिकॉज यहां से यहां के बीच वॉल्यूम घट रहा है। तो इस टोटल एरिया को पॉजिटिव लेना है, इसके नीचे के एरिया को निगेटिव लेना है और इस टोटल एरिया में से इसको माइनस कर देंगे तो सर्कल के अंदर का एरिया बच जाएगा। तो अगर किसी साइक्लिक प्रोसेस का पीवी कर्व सर्कुलर है तब उस साइक्लिक प्रोसेस के दरमियान गैस के द्वारा किया गया टोटल वर्क निकलेगा उस सर्कल के अंदर का टोटल एरिया लेने से। लेकिन सर्कल के अंदर का टोटल एरिया भी अगर आप लेंगे तो उसमें भी एक बारीकी बरतनी है। सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इस एक्सिस पर प्रेशर है, इस एक्सिस पर वॉल्यूम है। तो अगर ये वाला रेडियस लेंगे, इसको कह देते हैं रेडियस ऑन वॉल्यूम एक्सिस और इसको कह देते हैं रेडियस अलोंग प्रेशर एक्सिस। तो आप कहेंगे कि साहब सर्कल है तो दोनों रेडियस सेम ही होगा, जाहिर सी बात है। बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग प्रेशर। तो आप कोई भी एक एरिया का स्क्वायर ले लीजिए, पाई इंटू आरपी स्क्वायर कर दीजिए या पाई इंटू आरवी स्क्वायर कर दीजिए, तो सर्कल का एरिया तो निकल जाएगा, लेकिन ये आपको वर्क डन बाय द गैस देने नहीं जा रहा है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, बिकॉज ये क्या हो जाएगा, प्रेशर का स्क्वायर, पास्कल स्क्वायर इज नॉट वर्क, इसको वर्क का डायमेंशन नहीं होगा। ये मीटर 6 हो जाएगा। वॉल्यूम का स्क्वायर, इसको भी वर्क का डायमेंशन नहीं होगा। वर्क का डायमेंशन किसको होता है? प्रेशर इंटू वॉल्यूम को। तो यूनिट की वजह से कुछ ऐसा हो जाएगा कि दोनों में से कोई भी वर्क डन बाय द गैस का करेक्ट एक्सप्रेशन देने वाला नहीं है। तो अगर प्रोसेस साइक्लिक है और वो एक सर्कुलर पीवी कर्व से रिप्रेजेंट हो रहा है तो यहां आपको अलर्ट रहना है। यहां वर्क मिलता है पाई इंटू रेडियस ऑन प्रेशर एक्सिस इंटू रेडियस ऑन वॉल्यूम एक्सिस। इस वाले फॉर्मूले को लगा करके आपको वर्क निकालना चाहिए। वर्क में हम लोग एक कन्वेंशन यहां पर लेंगे फिजिक्स में, वर्क डन बाय द सिस्टम को पॉजिटिव लेंगे और वर्क डन ऑन द सिस्टम को निगेटिव लेंगे। कॉन्वेंशन क्या यूज करते हैं? कॉन्वेंशन यूज करते हैं वर्क डन
बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम ये होगा नेगेटिव। वर्क डन बाय द सिस्टम पॉजिटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम नेगेटिव होगा। तो आज हम लोगों ने मूलतः दो कॉन्सेप्ट सीखा है, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस और ए गैसियस सिस्टम किसको बोलेंगे, और वर्क डन बाय अ गैस कैसे निकलेगा। इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम लोग बाद में बनाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग 2-3 बातें और करेंगे। पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन का क्या मतलब होता है, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, फिर थोड़ी सी बात इंट्रॉपी की करेंगे, और इन बातों को करने के बाद तब फिर हम लोग इस चैप्टर का कुछ न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। आज हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।